नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। मैं राजीव खन्ना फिर आपके सामने हूँ हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने संज्ञा का भाग 1 किया था और उसी क्रम में दोस्तों आज हम संज्ञा का भाग 2 करेंगे। कल हमने अच्छे से क्लास ली थी और आपको अच्छे से समझ में भी आई थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत कर रहे हैं हम संज्ञा पार्ट 2, नाउन पार्ट 2। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं संज्ञा की। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो संज्ञा का 5वां वाला प्रकार था, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से आज की क्लास की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि दोस्तों आप अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना सकें और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें, उनको समझने में ज़्यादा भी दिक्कत ना आए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? वे संज्ञा शब्द जिससे किसी सामग्री या फिर पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इसी बात को हम दूसरी शब्दों में कहें कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, तो वह संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको हम 3 आधारों पर विभक्त कर सकते हैं, 3 आधारों पर हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों हम ठोस, कि ठोस के अंतर्गत वह कौन कौन से शब्द आएंगे जिससे कोई वस्तु बनी होगी या जिससे कोई सामग्री बनी होगी। फिर हम देख लेंगे गैस, उसके बाद में देख लेंगे हम द्रव, या फिर इसको हम तरल भी कहते हैं। ठोस में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, सोने से भी आभूषण बनाए जाते हैं, लोहा से भी विभिन्न प्रकार के आइटम बनाए जाते हैं, और इसमें आप ऊन भी लिख सकते हैं। ऊन से भी कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सामग्रियां बनाई जाती हैं। गैस में आप लिख लेंगे, यहाँ पर कोई सी भी गैस लिख लें, ऑक्सीजन और धुआं। उसके बाद द्रव में जब आप देखेंगे तो द्रव में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी, दूध, घी, तेल आदि, तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। देखो द्रव्य, अगर हम इसके शब्द में ही हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि द्रव्य का अर्थ होता है दोस्तों पदार्थ। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि द्रव को ही हम पदार्थ कहते हैं और पदार्थ को ही द्रव कहते हैं। तो इसलिए आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जहाँ किसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों कल की जो वीडियो थी उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल जैसे ही हमने सबसे पहले शुरुआत की थी तो हमने जाना था पद और शब्द में बेसिकली क्या अंतर होते हैं। आमतौर पर आपने पढ़ा होगा कि शब्द भी एक ही चीज़ को कहते हैं और पद भी एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के 2 नाम हैं, शब्द और पद। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि शब्द और पद में बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर हमने आपको बताया था कि पद के कितने प्रकार होते हैं। तो पद के हमने आपको 5 प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहला प्रकार संज्ञा थी और उसी क्रम में हमने संज्ञा की शुरुआत कर दी। फिर हमने जाना था संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आमतौर पर पूछा जाता है दोस्तों आपसे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार से भेद हो सकते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 2 प्रकार से भेद, 2 प्रकार से हम संज्ञा को विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया था 3 प्रकार से होती है। दूसरे में हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर, जिसमें कि 5 प्रकार की होती है, और हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये बातें आपको डिटेल में जाननी है तो आपको पहला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप इस वीडियो को देख लें, तुरंत इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट खोलेंगे और वहाँ से जाकर संज्ञा का भाग 1 भी देखेंगे और जितने अब तक वीडियो बने हुए हैं वो सारे देखेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तब, ऐसा नहीं है कि हम आपको बकवास पढ़ा दें, आप ज़बरदस्ती जा कर के देख लें। आपको लगे कि आपके समझ का पढ़ाया गया है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तभी दोस्तों हमसे जुड़ें। अन्यथा बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, आप कहीं भी जा कर के स्टडी कर सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगे कि आपके उम्मीदों वाला चैनल है तभी दोस्तों आप सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। हमें जो है अपने परिवार का सदस्य समझना और सदस्य बना लेना। तो हमने अब जाना दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। अब जो लास्ट है अर्थ के आधार पर संज्ञा का प्रकार, वो बचा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा।
बेसिकली आज इसके बारे में हम काफ़ी लंबी बात करने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा की। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से भाव, गुण, दोष आदि का बोध होता है वे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्रोध, क्रोध, यौवन और मिठास। तो परिभाषा जैसे मैंने बताई आप वैसे लिख लें और एग्जाम्पल पे इन 3 शब्दों को आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको पहचानने का मैं आपको एक साधारण सा और सिंपल सा तरीका आज बता दूंगा दोस्तों। जब कभी भी आपसे संज्ञा शब्द से सवाल आएगा और ख़ास तौर पर भाववाचक संज्ञा से आएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी बात आप नोट कर लो। तो क्या वो पहचान है, इसको आप चाहें लिखना मत, लेकिन आप अपने माइंड में अभी से ही बिठा लेना। कैसे आप भाववाचक संज्ञा की पहचान करेंगे दोस्तों? स्पर्श करना क्या होता है? किसी को छूना। तो जब भी आप ऐसे शब्द देखेंगे भाववाचक संज्ञा के, तो दोस्तों उस शब्द को पढ़कर आप ये देखना कि आप इसको छू सकते हैं या नहीं। अगर आप उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तब तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती। और अगर आपको उस शब्द को पढ़कर ऐसा लगे कि हम इसको नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तब वहाँ पर दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इतना आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जिन शब्द को सुनकर हमें लगे कि हम इन्हें नहीं छू सकते, केवल एहसास हो सकता है ना, तो वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम में ही है, भाव प्रकट होगा, उसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि क्रोध, क्रोध को आप बिल्कुल भी नहीं छू सकते। गुस्से को केवल आप महसूस कर सकते हैं या आप किसी के अंतर्गत आता हुआ देख सकते हैं कि हाँ वह व्यक्ति गुस्से में है, लेकिन गुस्से को आप छू नहीं सकते। ऐसे ही यौवन, यौवन मतलब जवानी, है ना, तो यौवन को आप महसूस कर सकते हैं, जवानी को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। मिठास, मिठास को कोई नहीं छू सकता। दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल आता है। एक शब्द होता है मिठाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो तब तो आप दोस्तों चुनेंगे मिठाई, क्योंकि यह सारी मिठाइयों की जाति है। मिठाई शब्द एक ऐसा है, सभी मिठाइयों की जाति का बोध कराता है। मिठाई कई प्रकार की होती हैं, रसगुल्ला होता है, सोन पापड़ी होती है ना, जलेबी होती है, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। तो मिठाई एक जाति है सारी मिठाइयों की, तो मिठाई तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों मिठास एक भाव है, केवल उसे आप महसूस कर सकते हो, मिठास को आप छू नहीं सकते। तो इसलिए मिठास और मिठाई से सवाल ज़्यादा आते हैं, यहाँ ध्यान रखना। मिठास जहाँ भाववाचक संज्ञा है, वहीं मिठाई हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, ये जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही हमने किसी एक विशेष मिठाई का नाम यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए आप गुलाब जामुन लिख देते हैं, गुलाब जामुन, ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम लिखा है ना, नाम का ही अर्थ होता है संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक वस्तु विशेष के बारे में हमें पता चल जाता है। गुलाब जामुन मतलब सिर्फ एक गुलाब जामुन, एक ही मिठाई की बात। मिठाई सारी मिठाइयाँ मतलब पूरी जाति का बोध। मिठास एक भाव है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब दोस्तों जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अगर दोस्तों यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से अपने भी भाव प्रकट करें। ठीक है, ताकि मैं आपके भाव को जानूं, समझूं और अगली वीडियो में उन्हीं आधार पर आपके सवालों को दूर करने की कोशिश करूं। ठीक, अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि केवल इतना ही पढ़ाकर छोड़ देते हैं, बस 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ा दी, बात खत्म। उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि संज्ञा को कितने आधारों पर भी बांटा गया है। सब नहीं होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ भी क्यों होते हैं दोस्तों, है ना। मान लीजिए उनसे एक बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ होता पढ़ने वाले बच्चों का, तो उनका भविष्य तो खतरे में ही है ना। तो इसलिए दोस्तों आज हम बारीक से बारीक समझेंगे, बारीक से बारीक बात समझेंगे। चाहे आप पैट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, आप संज्ञा से एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे। अगर आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, किन शब्दों से होता है, तब दोस्तों आपको ये 5 बातें याद रखनी है। किन किन शब्दों से होता है ऑप्शन में पूछे जाते हैं दोस्तों, 3 इनमें से होंगे, एक अलग से होगा, वही आपका आंसर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है एक तो जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा में जितने भी शब्द होते हैं ना, आप कह सकते हैं इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। विशेषण से हो सकता है,
सर्वनाम से हो सकता है, क्रिया से हो सकता है और अव्यय से हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 5 पॉइंट आप याद रखना कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो इन 5 प्रकार के शब्दों से होता है। अभी करके भी देखेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके, एक एक दो दो ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा सवाल करने हैं तो आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं अच्छे से राइटर की, वहाँ से आप इन सवालों को जितना चाहें उतना लगा लेना। मेरे यहाँ केवल आप सीख लो, केवल सीख लो, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके, उसके बाद में तो आप कोई सी भी बुक ले लें, आराम से सवाल करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इन शब्दों से संज्ञा का निर्माण हो सकता है भाववाचक का, लेकिन होगा कैसे? आपके ऑप्शन में आएगा उपसर्ग से होगा, प्रत्यय से होगा, दोनों से होगा या किसी से नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा प्रत्यय से होगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखें कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वह किस चीज़ से होता है? वह प्रत्यय से होता है, प्रत्यय से होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें और बिल्कुल खास तौर से अपने दिमाग में भी बिठा लें, क्योंकि इसका ही हम एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि कैसे इन शब्दों में हम प्रत्यय लगा देंगे, एकदम भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें और समझें बातों को। देखो, जातिवाचक संज्ञा हम लिखेंगे, फिर उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा हमने लिखा पुरुष। पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है, सारे पुरुषों का बोध कराती है, पुरुष जाति का बोध कराती है। स्त्री, स्त्री सारी स्त्रियों का बोध कराती है। गुरु, गुरु एक जातिवाचक संज्ञा है, ये भी सभी प्रकार के गुरुओं का बोध कराता है ये शब्द। तो ये शब्द कैसे हैं? ये हमारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं प्रत्यय लगा के। अब दोस्तों ये आपको देखना है कि प्रत्यय कौन सा लगाना है, मैं बता दूंगा। अधिकतर जो होगा जैसे कि त्वय, ता, आहट, पन, इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं प्रत्यय में, है ना। शब्दांश, मतलब इन्हें शब्द तो हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्यय शब्दांश होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके के आते हैं, ये आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, और जब हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे ना, उसमें तो सब आपको करा ही देंगे। तो ये आपको अपने विवेक के ऊपर बात है कि आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे। पुरुष में आप क्या लगाओगे? देखो, पुरुषत्व हो गया, ये भाव आ गया, पुरुषत्व। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व ये भाववाचक संज्ञा हो गई। गुरुत्व ये भाववाचक संज्ञा हो गई। आधा ता और बा लगाने से प्रत्यय क्या हो गई? पुरुषत्व, स्त्रीत्व, गुरुत्व, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई जातिवाचक संज्ञा से। तो इस प्रकार दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा से पुरुषवाचक भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो विशेषण पहले लिख लेते हैं, है ना। विशेषता मतलब विशेषण कहते किसे हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जब किसी शब्द द्वारा विशेषता बताई जा रही होती है तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषता आप कैसे बना सकते हो? देखो, वह एक व्यक्ति है, ये नॉर्मल बात है। वह व्यक्ति महान है, तो महान जो शब्द है ना वो उसकी विशेषता बताता है। किसी भी व्यक्ति की, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल कि वह एक व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही हमने कहा वह एक महान व्यक्ति है तो महान उसकी विशेषता हो गई। तो महान शब्द कैसा है? विशेषण है ना। अब ठीक है, वह स्त्री है ना, वह स्त्री है, नॉर्मल बात। वह स्त्री सुंदर है। अब सुंदर क्या है? उस स्त्री की विशेषता है, सुंदर लिख लिया। वह आम है ना, वह आम है, नॉर्मल बात। अब आम हरा भी होता है, पीला भी होता है ना, अलग अलग कलर का होता है। लेकिन जैसे ये कहा वह आम लाल है, तो उस आम की विशेषता क्या है? कि वह लाल है ना। ये होते हैं विशेषण। अब देखो, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। इसमें आप ता लगा दो, प्रत्यय ता लगा दो। महानता केवल आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। सुंदरता देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। लालिमा, इसमें क्या लगा? ईमा लगा दिया, छोटी ई और माँ प्रत्यय के रूप में, तो ये हो गया लालिमा, है ना। तो ये हमारे क्या शब्द बन गए? भाववाचक संज्ञा बन गए, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों
सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, इस तरीके से ये चलेगा धीरे धीरे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सर्वनाम में एक आता है अपना, ये भी एक सर्वनाम है। एक आता है निज, ये भी एक सर्वनाम है ना, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें आप क्या लगाओगे, अपनत्व लगा दो, ता और बा लगा दो, यानी अपनत्व हो गया। निज में भी आप निजत्व लगा दो, अपनेपन का जो एहसास है ना, उसको अपनेपन का जो एहसास है उसे महसूस किया जा सकता है, उसे हम छू नहीं सकते। अपनत्व, निजत्व, है ना। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञाएं बन गई और ये हमारे क्या थे, सर्वनाम थे। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों क्रिया। क्रिया क्या क्या होती है, जैसे कि चलना, फिरना, उड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, है ना। तो एक दो क्रिया का उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि पढ़ना ही लिख लेते हैं। पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। एक दो क्रिया और देख लेते हैं, जैसे कि घबराना, ये दो ले लेते हैं। इसमें ये क्या है, क्रिया है, पढ़ना, घबराना, है ना, क्रिया है ये। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ना हटा के आई लगा देते हैं। पढ़, पढ़ क्या था, मूल शब्द था, ना इसमें लगा हुआ था, तो इसलिए क्रिया बन गई थी। तो पढ़ में हमने आई लगा दिया, ये क्या हो गया, पढ़ाई। तो पढ़ाई को आप केवल महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते। घबराहट, घबराहट, इसमें आहट लगा दिया। तो ये क्या हो गई हमारी, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जबकि ये क्या थी, ये क्रिया शब्द थे, वो क्रिया शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बना ली, है ना। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया कि क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। अब बात करते हैं अव्यय की। अव्यय सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, लिंग के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर, और वो जो होता है क्या कहते हैं, समास के आधार पर, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो इनमें मतलब अंतर नहीं आता किसी भी आधार से, चाहे वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, समास के आधार पर, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। अव्यय शब्द हमेशा एक से रहने वाले शब्द, जैसे दूर, दूर को आप दूर ही लिखोगे, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। और एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे निकट। अब इसको आप भाववाचक संज्ञा बनाओ, दूरी। दूरी को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते ना। दूरी को आप देख सकते हो, अरे यार बड़ा लंबा रास्ता है ना, उसको केवल आप देख सकते हो, छू नहीं सकते दूरी को। निकट, इसको कर दोगे निकटता, क्या करोगे, निकटता। तो ये हो गई हमारे अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है और कैसे आप निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल कैसे आते हैं कि आपके सामने कोई शब्द होता है और उस शब्द में आपसे ये पूछा जाता है कि इस शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, आपसे इसी सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय इस शब्द में जोड़ा जाए ताकि भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो ये जो शब्द मैंने लिखवाए थे, आदा, ता, बा, आहट, आई, ता, तो ये सारे शब्द आपको देखने पड़ेंगे कि किस शब्द में कौन सा बनता है। जैसे सुंदरता लिख रहा था हमने, उसको सौंदर्य भी कह सकते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था। अब देख लेते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन नहीं कह सकते, मतलब जो जातिवाचक शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग होते हैं। कभी कभी आपको शब्द पढ़ के ऐसा लगेगा कि यह शब्द जातिवाचक है, लेकिन वो वहां पर व्यक्तिवाचक का कार्य कर रहा होगा। इसको एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, और हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है तो वह भी कभी कभी जातिवाचक में प्रयोग हो सकता है। तो दोनों एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हरिश्चंद्र एक नाम होता है दोस्तों, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरिश्चंद्र। अब दोस्तों इसको हम जातिवाचक संज्ञा में कब यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये वाक्य के अंतर्गत जब यूज होगा ना, तभी ये जातिवाचक संज्ञा कहला सकता है। जैसे है तो ये व्यक्तिवाचक ही, अगर ये वाक्य में आ जाए कि हमारे देश में अभी भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अभी भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ऐसा क्या मतलब है। हरिश्चंद्र आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत बड़े सत्यनिष्ठ थे, जिन्होंने सत्य के खातिर अपनी बीवी, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की थी। तो उनका उदाहरण दिया जाता है हरिश्चंद्र का, कि वो मतलब उनसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं था हमारे पूरे दुनिया के अंदर, ऐसा हमें माना जाता है। तो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है का मतलब एक
जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनकी पूरी जाति का बोध कराया है इस शब्द ने। कैसे कि हमारे देश में अभी भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब अभी भी सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जितनी भी जाति है उनकी कमी नहीं है। तो ये शब्द आपने देखा व्यक्तिवाचक था, लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक में हुआ है। अब ऐसे ही कुछ जातिवाचक शब्द होते हैं लेकिन उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है। जैसे कि पंडित जी हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, पंडित क्या है? एक जाति है ना, शब्द तो जाति है, लेकिन दोस्तों हमारे देश के पहले व्यक्ति थे। पूरे वाक्य को आप जब ढंग से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पंडित जी पूरी जाति का बोध ना करा करके केवल एक विशेष व्यक्ति के बारे में होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा वहाँ पर चल रही है, तो पंडित जी वहाँ पर पूरी जाति का बोध ना करा करके केवल एक व्यक्ति का बोध करा रहा है वह शब्द। इसलिए दोस्तों पंडित जी वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, आप सेंस भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, कि सेंस क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना ऑप्शन चुनना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो आपको अगर चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों को अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों, मोटिवेशनल हमको मिलता है उससे। ठीक, कल की वीडियो में हम पद परिचय के बारे में बात करेंगे। हमने कहा ना आपसे कि हम आपको छोटी से छोटी बात बता के चलेंगे। पद परिचय क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। लिंग और वचन ये भी हम कल के वीडियो में, मतलब कल का जो वीडियो होगा उसमें हम 3 चीज़ों कवर करेंगे, पद परिचय, लिंग और वचन को। उसके बाद में हम अगले वीडियो में सर्वनाम या विशेषण से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।